हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती के लिए एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 करेंगे, जिसका प्रैक्टिस सेशन 4 है। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 नहीं कर पाए हैं उसके लिए बोल दें कि वो अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में जाए और सेशन को वहां से वॉल्यूम 1 का सेशन कर सकते हैं। जो लोग ज्ञान बिंदु का प्रीवियस ईयर लगाना चाहते हैं वो भी प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप वो भी जाके प्लेलिस्ट से ले सकते हैं अपना सेशन। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। उस समय सेंट्रल असेंबली की अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर, एम.जी. रनाडे, इनमें से सभी के सभी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसकी स्थापना में एम.जी. रनाडे एवं देवेंद्र नाथ ठाकुर भी शामिल थे। अगला है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 तक था। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। अगला प्रश्न है आपके बीच कि लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हीरा महल जो है बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। बहादुर शाह जफर का कार्यकाल 1837 से 1857 तक था। लाल किला स्थित हीरा महल को बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। अगला है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक लड़ा गया। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में करी गई थी। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में की गई थी। इस लीग के स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिजरायली। क्या होगा? डिजरायली। 1857 के विद्रोह को डिजरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था। वीर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। अगला है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ताना भगत, अली मुसलियार ये संबंधित नहीं है, क्योंकि ताना भगत विद्रोह 1914 में बिहार वर्तमान में झारखंड में हुआ था, जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। मोपला विद्रोह 1920 से 22 में केरल में हुआ था, जिसका नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्गाकार एवं आयताकार। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा कि ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण की या पुजारी की उत्पत्ति पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष की भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति पुरुष की जांघों से एवं शूद्र की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई है। अगला है कि अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा धम्म महामात्र का। अगला है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? तो सेंगोल जो है ये जुड़ा हुआ है चोल साम्राज्य से। ठीक है, सेंगोल एक प्रतीक है जो चोल वंश से संबंधित है। यह शक्ति एवं अधिकार के अवतार का प्रतीक है। चोल वंश में जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता था तो इसी सेंगोल के माध्यम से होता था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद का। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था। यह एक सैन्य अभियान या जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत पर आक्रमण कर इसे भारतीय संघ में मिलाया था। अगला कि सवाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाली का युद्ध पुर्तगाली के बीच हुई थी। सवाली का युद्ध 1612 में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेज एवं पुर्तगालियों के मध्य हुआ था। यह एक नौसैनिक युद्ध था। अगला कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, हंटर आयोग का गठन। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पास हुई थी। यह एक ब्रिटिश नरसंहार था जिसमें लगभग 1600 लोग मारे गए थे। ठीक है, इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो गोदावरी मूसी ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा तथा माल प्रभा कृष्णा की सहायक नदियां है। तो यहाँ पे ये जो है गलत सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी का बता दे तो हो जाएगा पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरी, पूर्णा तथा वर्धा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच के निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऋतु परिवर्तन। ये परिभ्रमण के कारण होता है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन या रात का होना होता है। पवनों का विक्षेपण तथा कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण, ये परिभ्रमण नहीं, परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी का जो ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण होता है। घूर्णन कह दे या फिर परिभ्रमण कह दे तो इससे दिन और रात होता है। मौसमी परिवर्तन कहे तो परिक्रमण लगा दीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है, तो खमसीन मिस्र का स्थानीय पवन है। जुंडा जो है अर्जेंटीना का है, चिनूक अमेरिका का है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड का है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, तो शीतोष्ण शंकुधारी वन, विकल्प ए। ठीक है, वर्तमान में शीतोष्ण शंकुधारी वन के फैलाव की प्रतिशतता विश्व में सर्वाधिक है। यह वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ठीक है, कश्मीर हिमालय। अगला है कि निम्न पर्वत दर्रों का सही पश्चिम से पूरब में पहचानिए। सही से क्या कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश तथा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला, विकल्प सी लगा लीजिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किससे पृथक करता है, तो अंडमान को निकोबार से करता है, विकल्प ए लगा दीजिए। अगला प्रश्न आपके बीच है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं, तो भूटिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूटिया। अगला है कि आम्रवर्षा संबंधित है, तो आम्रवर्षा संबंधित है आम की फसल से। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो उड़द। किसे उगाई जाती है, उड़द को। अगला है कि निम्न में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, तो अंतिम वस्तु बिक्री कर। ठीक है, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि पूर्ति समय स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है किससे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जेबीसे के बाजार नियम से, विकल्प ए लगा दीजिए। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या पूछा है कि खुसरो समिति का संबंध किससे है, तो खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से है। किससे है, कृषि साख से। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार, भंडारी समिति ग्रामीण बैंक की संरचना, महाजन समिति जो है चीनी उद्योग, सत्यम वस्त्र नीति और गुईपोड़िया जो है बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया। अगला प्रश्न है आपके बीच की गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़ावाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1993 में। ठीक है, अगला कि अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के रीट
क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि भी इसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति सदस्य नहीं होता, ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे फिर से बोल देते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उन्हें है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39 का ख, यानी कि 39 का ख, विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके अनुरूप रखा गया है क्या कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है नागरिकता को। तो ये 5 तरीका है। कौन कौन से? जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा किया जा सकता है। अगला कि संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला है कि श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिएगा क्या, समवर्ती सूची। क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची से लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे, समवर्ती सूची का ये विषय है, लिया नहीं गया है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 88 के अंतर्गत। महान्यवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु वह मत का प्रयोग अनुच्छेद 88 के अनुसार नहीं कर सकता है। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष के रूप में। अगला है कि वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। 1993 से पूर्व केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या परंतु 1993 से यह 3 सदस्यीय है। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष एवं 2 अन्य सदस्य शामिल है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे क्या कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है। देखिए, पहले होगा राष्ट्रपति, फिर सबसे पहले होगा कैबिनेट मंत्री, उससे ऊपर मुख्य न्यायाधीश, उससे ऊपर भूतपूर्व राष्ट्रपति, उनसे ऊपर राज्य के राज्यपाल, उनसे ऊपर प्रधानमंत्री, उनसे ऊपर उपराष्ट्रपति और उनसे ऊपर हो जाएंगे राष्ट्रपति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप तो समझ ही गए होंगे। अगला है कि येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है। तो ये फ्रांस की है, ठीक है। ग्रीन बुक पूछ ले तो इटली और ईरान, ऑरेंज बुक पूछ ले तो नीदरलैंड और ग्रे बुक पूछ ले तो बेल्जियम और जापान। अगला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 50। कितने लोग किए थे? 50 लोग किए थे। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है क्या कि वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगला है कि राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी, ठीक है। राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। इस नृत्य शैली से संबंधित और लोग हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1669 ईस्वी में की गई थी। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अरुंधति राय को 1997 में यह पुरस्कार दिया गया, जो विकल्प में नहीं है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे क्या कि पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। अगला कि रेड डेटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1964 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि जब विविधता में परिवर्तन होता है तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ये क्या करती है? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस
प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सिमलीपाल ओडिशा, नोकरेक मेघालय, अगस्त मलाई केरल और कंचनजंगा सिक्किम। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ये सिक्किम होना चाहिए, जबकि हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि हृदय मांसपेशी को कहते हैं? तो हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ देते हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन, इसको ऐसे ही पढ़ देते हैं, फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है। किससे संबंधित है ये? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर का लचीलापन से। किससे हो जाएगा? शरीर का लचीलापन से। इसको पीएनएफ तकनीक से भी ज्यादातर बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो वसा में घुलनशील विटामिन B2 नहीं है, क्योंकि विटामिन A, D, E और K वसा में घुलनशील है। पानी में घुलनशील विटामिन B है, B1, B2, B3 और B12 एवं विटामिन C शामिल है पानी में घुलनशील के रूप में। अगला कि मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा परिमाण एवं आकार से। किससे? परिमाण, मान एवं आकार से इसे अलग किया जाता है। अगला कि कौन सा उत्तक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए, इपिथेलियम उत्तक। अगला कि पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन। अगला प्रश्न है आपके बीच की प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन कथन सत्य है? तो इसका सही विकल्प लगाइए इनमें से। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपके बीच रखा गया है क्या कि टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है मार्सिलिया एवं फर्न। क्या हो जाएगा? मार्सिलिया एवं फर्न। अगला है कि लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है? तो इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइपेज नामक जो एंजाइम है इसका अग्नाशय, देखिए अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों है। ठीक है। इससे निकलने वाले अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि इसमें भोजन को पचाने हैं तो 3 प्रकार के एंजाइम ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो लाइपेज क्या होता है? पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नाशय, ना कि इसमें अब विकल्प में है ही नहीं अग्नाशय, अमाशय दिया है। तो बहुत लोग अमाशय लगाकर क्वेश्चन को लगते हैं कि सही कर दिए, लेकिन उनको लगता है सही कर दिए, लेकिन हो जाता है उनसे गलत। अगला प्रश्न है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? तो सहजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीविता। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए यूरेनियम। ठीक है। अगला है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है? क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कीन। अगला प्रश्न है कि सोना को घोला जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ठीक है। इसे एक्वारेजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए विकल्प सी, अगर एक्वारेजिया ना दिखे तो। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो पीतल जो है तांबा एवं जस्ता का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष बोल क्या रहा है कि एक जेटा बराबर होता है? तो एक जेटा बराबर होता है 10 का पावर 21। अगर एक योटा बराबर पूछ ले तो 10 के पावर -24। एक जिप्टो बराबर पूछ ले तो 10 का पावर -21। एक एट्टो बराबर पूछ ले तो 10 के पावर -18। एक फैम्टो बराबर पूछ ले तो 10 के पावर -15। एक पिको बराबर पूछे तो 10 के पावर -12। अब एक योक्टो बोले थे पहले, अब योटा बराबर बोल देते हैं 10 के पावर 24 हो जाएगा। और उधर एक योक्टो बराबर क्या था? 10 के पावर -24। एक जिप्टो बराबर 10 के पावर -21 था, जबकि एक जेटा बराबर हो जाएगा 10 के पावर 21। ठीक है। एक एटो बराबर होगा 10 के पावर -18, जबकि एक एक्सा बराबर होगा 10 के पावर 18। ठीक है। एक फैम्टो बराबर 10 के पावर -15, जबकि एक पेटा बराबर क्या हो जाएगा? 10 के पावर 15। उधर -15 इधर 15। ठीक है। एक पिको बराबर -12, तो एक टेरा बराबर 10 के पावर
12। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके बीच की बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। अचानक वृद्धि हो जाए तो अत्यंत शुष्क मौसम, ठीक है, गिरावट हो जाए तब आंधी तूफान। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष जिसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष डैश के कारण होता है, तो इंद्रधनुष जो है परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण होता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। उससे पहले बता दें कि प्राथमिक इंद्रधनुष जब वर्षा के बूंदों पर आपतित होने वाले सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होती है। द्वितीयक इंद्रधनुष में जब वर्षा के बूंदों पर आपतित होने वाले सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है और उसमें लाल रंग अंदर की ओर और बैगनी रंग जो है बाहर की ओर होता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं सुमेलित है, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम स्नेल दिया था। गति का जो नियम है ये न्यूटन साहब दिए थे। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग और प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस दिए थे। अगला की केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है जिसे क्या नाम दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा सप्तऋषि। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सप्तऋषि में शामिल क्या है? समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति पहुंच, तीसरा है संरचना एवं निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना और पांचवा है हरित विकास, छठा युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। तो इन्हें सप्तऋषि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.9%। अगला प्रश्न आपका है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा, तो इसका सही उत्तर होगा 551.7 बिलियन डॉलर। विकल्प बी लगा दीजिए, बी। अगला प्रश्न है आपके बीच की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया, तो इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए यादव। ठीक है, अगला प्रश्न है यादव की जो संख्या है वो 14.26% है। अगला है कि दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएई। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे, और वही बता दें कि सितरंग जो है पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश और नामकरण थाईलैंड, आसनी जो है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा, प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा और नामकरण श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, और मैंडूस चेन्नई क्षेत्र को प्रभावित किया था, नामकरण यूएई दिया था। अगला प्रश्न आपके बीच क्या कह रहा है कि G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। अगला है कि कोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, उससे पहले बता दें कि इनोकोवैक्स जो है भारत बायोटेक, कोवैक्स जो है बायोटेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड और कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा आईसीएमआर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि OneWeb India 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा LBM-3 M3, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। अगला के निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना। अगला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या बोल रहा है कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, अगला है कि मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उड़ीसा। अगला है कि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कह रहा है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
डॉक्टर सुमन के बेरी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले उससे पहले बता दें कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी है, जबकि नीति आयोग के सीईओ वी आर सुब्रमण्यम है। अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष है। इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। तीनों का तीनों क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से सभी क्या है? असत्य, क्योंकि शरद यादव के संबंध में उपयुक्त कथन क्या सत्य होगा? सॉरी, इनमें से सभी सत्य है, माफ कीजिएगा, हम असत्य बोल दिए। वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे। बिहार मधेपुरा 4 बार, मध्य प्रदेश जबलपुर 2 बार, उत्तर प्रदेश बदायूं 1 बार। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वे जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच है कि हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोचा यानी कि गमछा को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। असम को जीआई टैग दिया गया है। तंदूर लाल चने तेलंगाना, जिसको जीआई टैग दिया गया है। अट्टा पडी थुवार यानी कि लाल चना केरल से संबंधित है, जिसे जीआई टैग दिया गया। मिथिला मखाना बिहार का, जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। कितने महिला? 6 महिला। पहला बोल देते हैं, निर्मला सीतारमण 36वां थी, और रोशनी नादर मल्होत्रा 53वां, माधवी पुरी 54वां, शोभा मंडल 67वां, किरण मजुमदार 72वां स्थान और फाल्गुनी नायर 89वां स्थान। इस सूची में सबसे पहले स्थान पर उर्सुला वान डेर लेयन यानी कि यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर भी होगा 6। कितने हो जाएंगे? 6। पद्म विभूषण से 6 व्यक्ति, पद्म भूषण से 9 व्यक्ति और पद्मश्री से 91 व्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे बता देते हैं, श्री बालकृष्णन दोषी मरणोपरांत श्री जाकिर हुसैन, श्री एस.एम. कृष्णा, श्री दिलीप महालनविश, ठीक है, और 5वां है श्री निवास वर्धन और 6वां है श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला कि 64वां रेवन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, 64वां रेवन मैग्सेसे पुरस्कार, इनका नाम बता दें आपको, ये यहाँ पे कितने हैं? सभी के सभी दिया है ना, और जो बच रहा है उनका भी नाम बता देते हैं। गैरी बेनचेगिव इंडोनेशिया का ये पर्यावरणविद है। ये बाकी तीनों तो आपको दिख ही रहा है आपको डिस्प्ले पे, लेकिन ये नहीं दिख रहा था इसलिए बता दिए। अगला प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला कि पक्षी संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CBSE। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघनाद देसाई। क्या हो जाएगा? मेघनाद देसाई। अगला प्रश्न पे चले उससे पहले बता दें कि विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी, और फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रियलायंस का बिमल जलान है इनका लेखक। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ, इसका लेखक है सज्जन सिंह यादव। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा उस पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है कि भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे। अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आप क्या कीजिएगा, पहले ये सभी संख्या का एलसीएम लीजिएगा और एलसीएम लेके इसमें 8 ऐड कीजिएगा, तो आपका हो कितने जाएंगे? 728। कितने हो जाएंगे? 728। 8 घटाने पर कह रहा है तो आप 8 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा, 720 आएंगे, 720 में 8 ऐड कर दीजिए, 728 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो अवैध मत बराबर लिख ही लीजिएगा यहाँ पे आप क्या 15,200। ठीक है,
और गुना कर दीजिए 15 बेटा कितने बोला है 15% अवैध मत घोषित कर दिए गए, तो 15 बेटा 100 कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया आपका, गुना कीजिएगा 2280 आएंगे। ठीक है, अब वैध मत बराबर निकाल दीजिए, तो 15,200 माइनस कर दीजिए 2280, तो आपका आ कितने जाएंगे 12,920। ठीक है, तो एक उम्मीदवार को मिले वैध मत बराबर निकालेंगे हम यहाँ से, क्या निकालेंगे, एक उम्मीदवार को वैध मत मिला, कितना मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,920 गुने 55 बेटा क्या हो जाएगा 100, काट पीट मचा दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 7106। ठीक है, अब दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मत बराबर लिखेंगे क्या 12,920 माइनस 7106, घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 5814, जो विकल्प किसमें 5814, विकल्प डी में है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, 1 का क्यूब प्लस 3 कर दीजिए, आपका 4 हो गया। ठीक है, फिर 2 का क्यूब प्लस 3 कर दीजिए, आपका अगला संख्या 11 मिल गया, क्या मिल गया 11। फिर इसी प्रकार से 3 का क्यूब प्लस 3 कर दीजिए, आपको मिल जाएंगे 30। ठीक है, अगला संख्या मिल गया। अब अगला निकालिए, 4 का क्यूब प्लस 3 कीजिए, आपको 67 मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे 67। 5 का क्यूब कीजिए प्लस 3 कीजिए, 128 मिल गया आपका। अब क्या कीजिए, 6 का क्यूब प्लस क्या कर दीजिए 3, यानी कि आपको मिलेंगे क्या 219 मिल जाएंगे, जो विकल्प ए में है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, 30 प्लस कर दीजिए 56 और बटा कर दीजिए 2, हो जाएगा आपका 86/2, और काटिएगा उससे पहले सॉरी -1 कर दीजिए और यहाँ पे लाइएगा तो आएगा आपका 42। क्या आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा बीच वाला संख्या। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगला का कीजिए, 12 प्लस कर दीजिए क्या 16। ठीक है, नीचे वाला का बात कर रहे हैं, नीचे वाला रो का, और बटा कर दीजिए 2, तो आ कितने जाएंगे आपका 28/2 -1 कर दीजिए, आ जाएंगे आपका 13। यहाँ से कितने आ जाएंगे, बीच वाला संख्या 13 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से 20 प्लस 42 कर दीजिए और बटा में 2 कर दीजिए, तो 20 प्लस 42 कीजिएगा 62/2 हो जाएगा, और 62/2 को 62/2 -1 कर दीजिए, नीचे आएगा 2, 2 एकम 2 यानी 62, और माइनस का कर दीजिए 1, काटिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएंगे लगभग कितना आ जाएगा 30, कितने आ जाएंगे 30 आ जाएंगे 30, तो यहाँ से सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका 30। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होंगे, प्रश्न आपसे क्या पूछा है उस पर ध्यान देंगे। ये सेशन का आखिरी प्रश्न भी कह रहा है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 40 डिग्री है, तो सभी बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा 360, और 360 बेटा अगर हम 40 कर ले तो 9 प्राप्त होगा, जो विकल्प सी में है। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। आप लोग तो अभी तक हमें अच्छे से सपोर्ट तक नहीं किए इस सेशन में, ये सेशन 4 चल रहा है, ना ही इसमें अपना चैनल ग्रो कर रहा है यानी सब्सक्राइब बढ़ रहा है, और ना ही व्यू। फिर भी सेशन तो चलेगा ही, सेशन जब शुरू हुआ है तो ये अंत जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए सेशन में अंत तक आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट दिन सेशन 5 करेंगे, तो अपने दोस्तों के साथ आइएगा और अपना ख्याल जरूर रखिएगा ताकि आप सेशन अच्छे से लगा पाए। ठीक है, तो चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।